और कोशिश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी गलती कर बैठे हैं। दरअसल आज लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी ने की। लगभग 1 घंटे के भाषण में 13 बार कांग्रेस और 7 बार पंडित नेहरू का नाम लिया और पंडित नेहरू के और कांग्रेस का नाम लेकर नरेंद्र मोदी ने खुद ही जाहिर कर दिया कि वंदे मातरम पर चर्चा तो केवल बहाना है। असल में उन्हें कांग्रेस पर हमला बोलने के लिए मौका चाहिए था। और इसके अलावा इस चर्चा के पीछे बड़ा कारण बंगाल का चुनाव है, जिसकी तैयारी में मोदी अभी से लग गए हैं। हिंदू मुस्लिम एजेंडा तो बीजेपी ने चलाया ही हुआ है और साथ में इस बार वंदे मातरम को भुलाकर मोदी चुनावी फायदा लेना चाहते हैं, मगर इसके लिए संसद का इस्तेमाल कर शायद बड़ी गलती कर बैठे। दूसरी बड़ी गलती मोदी ने उस इतिहास के तार छेड़कर की है जिसमें उनके पुरखे आजादी की लड़ाई से ही गायब थे। बीजेपी के सांसदों ने आज दिन भर न्यूज एजेंसियों और चैनलों को बाइट्स दी है कि नरेंद्र मोदी जी ने इतिहास का पाठ पढ़ाया है, वंदे मातरम का महत्व बताया है। लेकिन यहां वो फिर फंस गए हैं, क्योंकि वंदे मातरम का महत्व तो कभी कम हुआ ही नहीं, बल्कि उस पर विवाद खड़ा करके मोदी ने गलत किया है। आज मोदी के भाषण पर जवाब देते हुए प्रियंका गांधी ने भी जबरदस्त तरीके से अपनी बात रखी है और बीजेपी को बुरी तरह धोया है। प्रियंका गांधी पे आए, लेकिन उससे पहले नरेंद्र मोदी का 1 घंटे का भाषण बनाम प्रियंका का आधे घंटे का भाषण। लेकिन पहले नरेंद्र मोदी के 1 घंटे के भाषण में से एक छोटी सी बाइट सुनिए, उसके बाद प्रियंका गांधी, गौरव गोगोई, अखिलेश यादव और तमाम लोगों की हम बात करेंगे और कैसे यहां पर विपक्ष ने बुरी तरह से घेरा है नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को, और क्या वंदे मातरम पर संसद में चर्चा करवाकर नरेंद्र मोदी घिर गए, फंस गए, उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले सुनिए मोदी जी को, सुनिए। 1947 में देश आजाद होने के बाद देश की चुनौतियां बदली, देश की प्राथमिकताएं बदली, लेकिन देश का चरित्र, देश की जीवटता वही रही, वही प्रेरणा मिलती रही। भारत पर जब जब संकट आए, देश हर बार वंदे मातरम की भावना के साथ आगे बढ़ा। बीच का कालखंड कैसा गया जाने दो, लेकिन आज भी 15 अगस्त 26 जनवरी की जब बात आती है, हर घर तिरंगा की बात आती है, चारों तरफ भाव दिखता है, तिरंगे झंडे एक जमाना था जब देश पर खाद्य का संकट आया, वही वंदे मातरम का भाव था। मेरे देश के किसानों ने अंदर के भंडार भर दिए और इसके पीछे भाव वही है, वंदे मातरम। जब देश की आजादी को कुचलने की कोशिश हुई, संविधान के पीठ पे छुरा भोंक दिया गया, आपातकाल थोप दिया गया, यही वंदे मातरम की ताकत थी कि देश खड़ा हुआ और परास्त करके रहा। देश पर जब भी युद्ध थोपे गए, देश को जब भी संघर्ष की नौबत आई, यही वंदे मातरम का भाव था। देश का जवान सीमाओं पर अड़ गया और मां भारती का झंडा फहराता रहा, विजय से प्राप्त कर। कोरोना जैसे वैश्विक महासंकट आया, यही देश उसी भाव से खड़ा हुआ, उसको भी परास्त करके आगे बढ़ गया। तो सुन रहे थे आप यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात रखते हुए, लेकिन इसके जवाब में जब प्रियंका गांधी खड़ी हुई तो जबरदस्त तरीके से उन्होंने भी अपनी बात रखी और बीजेपी को बुरी तरह से धो डाला। प्रियंका ने साफ साफ कहा यहां कि वंदे मातरम इस देश की आत्मा का महामंत्र है, इसे विवादित करके आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की तरफ से बड़ा ऐलान भी किया कि राष्ट्रगीत हमारे लिए पवित्र और प्यारा रहा है, इसे विवादित करने का काम बीजेपी कर रही है, यह पाप है जिसमें कांग्रेस शामिल नहीं होगी। आइए जरा सुन लेते हैं प्रियंका गांधी को। कांग्रेस के हर एक अधिवेशन में 1905 से लेकर आज तक सामूहिक तौर पर वंदे मातरम गाया जाता है। आपके अधिवेशनों में गाया जाता है कि नहीं, ये बताइए।
ये बताइए, अपने देश की इस आत्मा की, अपने देश की आत्मा के इस महामंत्र को विवादित करके आप एक बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। इस पाप में कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं होगी। ये राष्ट्रगीत वंदे मातरम हमेशा से हमें प्यारा है, हमेशा से हमारे लिए पवित्र रहा है और हमेशा के लिए हमारे लिए पवित्र रहेगा। धन्यवाद। तो सुन रहे थे आप यहां वही वंदे मातरम से कांग्रेस को दूर दिखाने की जो कोशिश मोदी ने की, प्रियंका ने उसे भी नाकाम कर दिया। ये जरा सुनिए ये दूसरी बाइट प्रियंका गांधी की। मैं उदाहरण दूं, उदाहरण दे देती हूं सर, मांग रहे हैं सर वंदे मातरम के बारे में, वंदे मातरम की जो सालगिरह पे आपने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था, उसमें प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया। उसमें उन्होंने कहा कि 1896 में पहली बार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ये गीत एक अधिवेशन में गाया। उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या कौन सा अधिवेशन था, महासभा, हिंदू महासभा का अधिवेशन था, आरएसएस का अधिवेशन था। किस बात से कतरा रहे थे कि ये कांग्रेस का अधिवेशन था? तो सुना आपने यहां प्रियंका गांधी ने साफ साफ बता दिया कि कांग्रेस का अधिवेशन, और आप क्यों नहीं इसका नाम ले रहे थे। प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी को सलाह दी कि नेहरू जी से सारी शिकायतें एक बार खत्म कर लीजिए, क्लोज द चैप्टर, फिर काम पर लगिए। किस तरह प्रियंका ने मोदी को घेरा है, ये भी सुनिए। सर, मैं आपके माध्यम से एक सलाह दे देती हूँ। हमारे प्रधानमंत्री महोदय 12 सालों से इस सदन में है, मैं मात्र 12 महीनों से हूँ। फिर भी छोटी सी सलाह है। उन्होंने अभी हाल ही में चुनाव था, कुछ महीनों पहले उन्होंने एक सूची निकाली थी कि विपक्षी दलों ने और विपक्ष के नेताओं ने कितने अपमान किए हैं इनके, और उसमें शायद 90-99 ऐसे उन्होंने अपमानों की सूची बनाई थी। तो मैं उनको एक छोटी सलाह देना चाहती हूँ कि नेहरू जी से जितनी भी शिकायतें हैं, जितनी भी गलतियां उन्होंने की आपके जहन में, जितनी भी गालियां देनी है, जितना भी अपमान करना है, उसकी भी एक सूची बना दीजिए। नहीं, बात खत्म नहीं है। 999 अपमान, 9,999 अपमान, सूची बना दीजिए और फिर हम एक समय निर्धारित करते हैं। जैसे हमने 10 घंटे आज वंदे मातरम पर हमने बहस किया है ना, उस तरह से हम अध्यक्ष महोदय जी से पूछेंगे, एक समय निर्धारित करेंगे, 10 घंटे, 20 घंटे, 40 घंटे, जितने घंटों में आपकी ये शिकायत पूरी हो जाए, सदस्य आप शांत हो जाए और हम बहस कर लेंगे। लेकिन इस सदन का कीमती समय, जिसके लिए हमें यहाँ पे जनता ने भेजा है, जैसे हमें जनता की समस्याओं को हल करने के लिए चर्चा करनी चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, उसको इसी के लिए इस्तेमाल करिए। उसके बाद जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि once and for all let's close the chapter, क्लोज कर लीजिए। देश सुन लेगा क्या क्या शिकायतें हैं, किसने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, राजीव जी ने क्या किया, परिवारवाद क्या होता है, नेहरू जी ने कौन सी गलतियां की, सुना लीजिए, फिर खत्म। उसके बाद बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं की समस्याएं, जो पीएमओ में हो रहा है उसकी बातें, उसकी चर्चा, जो बैटिंग ऐप के बारे में हो रहा है पीएमओ के अंदर, जो सदस्य प्लीज, जो एफस्टीन फाइलों में आपके मंत्री महोदय के नाम निकल आए हैं, माननीय उसकी चर्चा करेंगे। आप वंदे मातरम में बोले। तो सुन रहे था आप, यहां साफ साफ सीधा सीधा घेर डाला यहां प्रियंका गांधी ने। मोदी के 1 घंटे के भाषण पर प्रियंका गांधी का आधे घंटे का ये जो भाषण है वो भारी पड़ गया। प्रियंका के अलावा आज गौरव गोगोई और अखिलेश यादव ने भी बीजेपी को याद दिला दिया कि उसका इतिहास क्या रहा है और इस समय सारे जरूरी मुद्दों को छोड़कर वंदे मातरम पर चर्चा के पीछे उसकी नीयत क्या है। गौरव गोगोई ने कहा है कि मैं पूछना चाहता हूं कि जब भारत छोड़ो का आंदोलन चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था, तब बीजेपी के पूर्वज कहां थे? आइए जरा सुनिए गौरव गोगोई को।
तो मैं पूछना चाहता हूं कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन था तब आपके राजनीतिक पूर्वज कहां थे? अगर आपको लगता है कि वंदे मातरम के साथ कांग्रेस पार्टी ने उसको दुर्बल करने की एक साजिश की, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जब वंदे मातरम का जो मूल उद्देश्य था कि अंग्रेज और भारत छोड़ो, तो उस भारत छोड़ो के आंदोलन में आप लोग कहां थे? क्या इतिहास गवाह नहीं कि आपके राजनीतिक पूर्वज में उनका नाम नहीं लेना चाहता, कि उन्होंने खुद कहा था कि इस आंदोलन में भाग नहीं लेने का, खुद बोलते थे दूसरे, खुद उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में भाग नहीं लेना। और बंगाल में आपके जो राजनीतिक आपके गुरु हैं, मैं उनका नाम भी लेना नहीं चाहूंगा, पर उन्होंने भी खुद कहा था कि भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेना चाहिए। तो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग क्यों नहीं लेते थे आपके पूर्वज, ये कह रहे हैं, पूछ रहे हैं गौरव गोगोई। उन्होंने भी बहुत शानदार भाषण दिया और जबरदस्त घेरा नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद। नरेंद्र मोदी के भाषण के ठीक बाद गौरव गोगोई खड़े हुए थे और उन्होंने अपना भाषण दिया। और गौरव गोगोई के बाद खड़े हुए अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने कहा कि जिस वंदे मातरम ने सबको जोड़ा, उसे आज ये दरारवादी लोग तोड़ना चाहते हैं। दरारवादी सत्ता पक्ष को कह रहे थे, नरेंद्र मोदी की पार्टी को कह रहे थे अखिलेश यादव। सुनिए जरा। वंदे मातरम सिर्फ गाने के लिए नहीं है, निभाने के लिए भी होना चाहिए। सभापति महोदय, आज हम आकलन करें, पीछे मुड़ करके देखें कि हम इस वंदे मातरम को कितना निभा रहे हैं। जिस वंदे मातरम ने आजादी के आंदोलन में सबको जोड़ा, आज के दरारवादी लोग उसी से देश को तोड़ना चाहते हैं। ऐसे लोगों ने, सभापति महोदय, ऐसे लोगों ने पहले भी देश के साथ दगा किया और आज भी कर रहे हैं। तो सुन रहे थे यहां आप अखिलेश यादव को। दरअसल मोदी ने देश के लोकतंत्र को और यहां की संसद की गरिमा को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया है। उन्हें लगता है कि वो बहुमत से सत्ता में बैठे हैं तो अपनी मनमानी चला लेंगे, लेकिन संसद में बैठा विपक्ष मोदी के इरादों के सामने चट्टान की तरह डटा हुआ है। जिस बंगाल चुनाव में जीतने की मंशा से मोदी इस समय वंदे मातरम विवाद छेड़कर बैठे हैं, उस पर ममता बनर्जी, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, ये भी सुनिए। बट वंदे मातरम के लिए एक बात आपको कहना है, बंगाल से ये सॉन्ग नेशनल सॉन्ग है एंड जनगण मन इज अ नेशनल एंथम है, लेकिन वंदे मातरम का पूरा गाना कभी नहीं लिया था। ओनली रविंद्रनाथ टैगोर ने कुछ लाइन, सिलेक्टेड लाइन तैयार किया था, उसी का ऊपर में वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग एक्सेप्टेड हुआ था। ये भी जानकारी के लिए मैं बताया, बिकॉज आपने पूछा। पहले तो राज्यसभा ने नोटिफिकेशन दिया था कि जय हिंद बोलना नहीं चाहिए, वंदे मातरम कहना नहीं चाहिए। कल मैं बीजेपी का बात भी सुना, कोई बोला कि नेताजी को हम पसंद नहीं करते हैं। अरे तुम नेताजी को पसंद नहीं करते हैं, गांधी जी को नहीं करते हैं, राजा राम मोहन राय के नहीं करते हैं, तो किसको पसंद करते हैं? ये कैसे आया? ये सब लोग जो देश को बारे में जिसको पता नहीं है, देश सम्बन्धे যারা জানে না, তারা নেতাজিকে অপমান করে, বঙ্কিমচন্দ্রকে অপমান করে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অপমান করে, বিদ্যাসাগরকে অপমান করে, রাজা রামমোহন রায়কে অপমান করে। এরা জানে বাংলার অবদান হয়েছে। तो यहां पर साफ साफ ममता बनर्जी अपनी बात रख रही थी और सीधा हमला नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर। इसी तरह पीडीपी चीफ, पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर लिखा है कि संसद 200 साल पुराने वंदे मातरम को लेकर बहस में उलझी हुई है, जबकि इंडिगो के यात्री फंसे हुए हैं और जवाब पाने के लिए परेशान हैं। लोगों की परेशानी से जुड़े संकटों का सामना करने के बजाय वर्तमान में बीजेपी केवल खोखले प्रतीकवाद में दिलचस्पी ले रही है। ये राजनीतिक दिखावा रोजगार कैसे पैदा करेगा, बढ़ती कीमतों पर कैसे काबू पाएगा, या उन असल समस्याओं का समाधान कैसे करेगा जो करोड़ों भारतीयों पर भारी पड़ रही है। तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि इतिहास को कुरेद कर क्या नरेंद्र मोदी ने कर दी है बड़ी गलती।
इतिहास की जब बात आएगी तो नरेंद्र मोदी की गलतियों की एक लंबी फेहरिस्त आपके सामने आ जाएगी, लंबी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। क्या नरेंद्र मोदी ने वैसी गलती कर दी है? लेकिन विपक्ष उनकी गलतियों को बार बार बता रहा है, दिखा रहा है और तथ्यों के साथ सामने ला रहा है। चाहे 150 वर्ष पूरे होने पर इस रचना के वंदे मातरम, इस पर आखिर क्या जरूरत थी? यही बात आज प्रियंका गांधी पूछ रही थी कि आखिर आपको क्या जरूरत थी। यहां दो ही जरूरत नजर आ रही है आपकी। प्रियंका गांधी ने साफ साफ कहा, पहली जरूरत कि पश्चिम बंगाल में चुनाव है और दूसरी आपकी जरूरत कि आपको कांग्रेस को कोसना है, नेहरू और गांधी परिवार को कोसना है, नीचा दिखाना है। क्या यही है? और अगर ऐसा आप चाहते हैं तो पहली बात तो साफ समझ में आ रही है। दूसरी बात के लिए आइए, पूरी लिस्ट बना लीजिए और फिर चैप्टर को एंड करते हैं। क्लोज द चैप्टर, कह रही हैं प्रियंका गांधी। क्या नरेंद्र मोदी उनकी बात सुनेंगे? चलिए, सुने ना सुने, लेकिन हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं। देखिए, इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी हमारे। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, शकील अख्तर जी हैं हमारे साथ, डॉक्टर राकेश पाठक जी, सुनील शुक्ला जी, आप सभी का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सबसे पहले शकील जी, आपके पास ही संसद में आप देख रहे थे, उस समय मौजूद थे। क्या कुछ चल रहा था अंदर में और क्या कुछ हो रहा था बाहर? प्रियंका गांधी के भाषण को भी आपने सुना गौरव गोगोई से लेकर तमाम नेताओं के, विपक्षी नेताओं के भाषण, और आपने राजनाथ सिंह के भाषण को भी सुन लिया, जो कह रहे हैं कि 151वीं वर्षगांठ बहुत धूमधाम से मनाएंगे। और नरेंद्र मोदी जी तो पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे आज। वंकिम दा बोल दिए, नाराज हो गए बाकी लोग कि भाई वंकिम चंद चटर्जी को, एक शिक्षा मंत्री हमारे देश के हैं, संस्कृति मंत्री, माफी चाहूंगा, उनको वंकिम चंद चटर्जी का नाम, चट्टोपाध्याय साहब का नाम ही नहीं पता, वंकिम दास कह रहे हैं। तो ये है सत्ता पक्ष। जरा आपसे समझना चाहता हूं कि आखिर हुआ क्या, हो क्या रहा था इसमें? राजीव जी, आप कह रहे हैं कि क्या मोदी जी सुनेंगे? मोदी जी अपने भाषण के बाद थे ही नहीं। जब प्रियंका गांधी बोल रही थी तो सत्ता पक्ष की बेंचों पे रिज्जू के अलावा 1 या 2 मंत्री और बैठे हुए थे, बाकी कोई नहीं था। प्रियंका गांधी आज के दिन की सबसे बड़ी वक्ता रही। आज संसद में सिर्फ उन्हीं के नाम की चर्चा थी। उनके भाषण से पहले ही राहुल गांधी ये कह के गए थे पत्रकारों से, जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि साहब आज बड़ा ऐतिहासिक मौका है, तो राहुल ने पूछा कौन कह रहा है? उन्होंने कहा बीजेपी वाले कह रहे हैं। तो राहुल ने कहा अभी प्रियंका को सुनना, प्रियंका का भाषण सुनना। और वाकई प्रियंका का भाषण जो आज था वो प्रधानमंत्री के 1 घंटे के भाषण पे बहुत भारी पड़ा। वो आधे घंटे से भी 1 या 2 मिनट कम बोली प्रियंका गांधी, मगर इतना सटीक बोली, इतना हंस के बोली, इतना व्यंग और इतने तथ्यों के साथ बोली कि किसी के पास कोई जवाब नहीं था। प्रियंका गांधी कह रही थी कि आप लोग चुप हो, इसका मतलब आप मेरी बात समझ रहे हो। कुछ और बताऊं, कुछ और कहूं? सिर्फ एक बार सत्ता पक्ष की तरफ से विरोध हुआ जब उन्होंने पीएमओ का नाम लिया। तो जाहिर है कि प्रधानमंत्री का जब नाम आएगा तो सत्ता पक्ष के लोगों को बोलना पड़ेगा, और स्पीकर को भी बोलना पड़ा कि पीएमओ का नाम मत लीजिए। मगर प्रियंका गांधी ने कहा कि हम इस पे भी चर्चा करेंगे कि पीएमओ में क्या हो रहा है, उनके एक मंत्री का नाम आ रहा है। तो इसका जो है सत्ता पक्ष के लोगों ने बड़ा विरोध किया, लेकिन बाकी जो उनका भाषण है वो बड़ा उन्होंने भी ध्यान लगा के सुना। प्रियंका गांधी ने आज कहा क्या? प्रियंका गांधी ने साफ कहा कि मोदी जी का जो इकबाल था, उनकी जो अथॉरिटी थी वो कम हो गई, अब वो वाले मोदी जी नहीं रहे। और आप लोग, सत्ता पक्ष के लोग भी उनकी आलोचना करने लगे। इस पर भी सत्ता पक्ष के लोग कुछ नहीं बोले। अपना भाषण शुरू करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे कोई झिझक नहीं है ये कहने में कि प्रधानमंत्री अच्छा बोलते हैं।
मगर तथ्यों के मामले में कमजोर हैं। उन्होंने पूरी क्रोनोलॉजी समझाई। देखिए, ये बड़ा जरूरी था कि जो प्रधानमंत्री कह के गए कि ये हिस्सा काटा गया, कांग्रेस ने ऐसा किया, प्रियंका गांधी ने बहुत अच्छी तरह समझाया। और ये जो है सत्ता पक्ष के लोगों ने सबसे ध्यान से सुना। विपक्ष के लोगों ने तो सब पढ़ा हुआ है, अब सत्ता पक्ष के लोग कितना पढ़ते हैं कितना नहीं पढ़ते पता नहीं। जो 1896 का उन्होंने जिक्र किया, बड़ा अच्छा जिक्र किया कि प्रधानमंत्री यह तो कह गए कि 1896 में गुरुदेव ने गाया था। सही में गाया था 1896 में वंदे मातरम, लेकिन 1896 में था क्या? कौन सा अधिवेशन था? हिंदू महासभा का, आरएसएस का? वो कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन था, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। और ये बात बहुत जरूरी थी समझाना। उन्होंने कहा, ये जितने लोग पढ़ते हैं उन्हें तो मालूम है कि ये जो वंदे मातरम के 2 अंतरे हैं जिसे कांग्रेस गाती है, वो 1875 में लिखे गए थे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखे थे 1875 में। और आनंद मठ जो उपन्यास है जिसमें वो शामिल किया गया, वो 1882 में लिखा था। और जब वो उपन्यास लिखा तो उसमें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने और हिस्से जोड़े। उन्होंने कहा कि 1905 से हम गा रहे हैं, आप क्या बात करते हैं? हमें बता रहे हैं कि राष्ट्रगीत क्या होता है। और 1950 में हमने इसको देश का राष्ट्रगीत बनाया। तो ये सारी जो बातें हैं बताना जरूरी थी, मगर उनका जोर इस बात पे था कि ये सब बातें तो ठीक है, हमें तो कोई विवाद नहीं है। आपके मन में क्या था जो आप इस विषय को लाए? बात होना चाहिए बेरोजगारी पे, महंगाई पे, आरक्षण को जो आप कमजोर कर रहे हो उस पे, महिला सुरक्षा पे। अखिलेश यादव जब प्रियंका का भाषण शुरू होने वाला था 3:30 के थोड़ी देर बाद बोला उन्होंने, करीब 4:05 पे शुरू किया था उन्होंने, तो अखिलेश यादव उनका भाषण सुनने के लिए आ गए थे। अखिलेश ने उनका पूरा भाषण सुना, सत्ता पक्ष के लोगों ने भी पूरा भाषण सुना। हालांकि प्रधानमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, ये सब नहीं थे। राजनाथ सिंह उसके बाद आए, जब प्रियंका अपना भाषण खत्म कर चुकी तब बोलने के लिए आए। तो गौरव गोगोई ने बहुत अच्छा बोला, सारा बोला। कल राज्यसभा में यही विषय जाएगा, कल राज्यसभा में इसके ऊपर बात होगी। और प्रियंका गांधी ने, राजीव जी, ये बताया कि ये अगर आप नेहरू के बारे में इतनी बात कर रहे हैं कि अगर नेहरू नहीं होते तो इसरो नहीं बनाया होता, तो ये मंगलयान की जो बात करते हैं, मंगलयान कहाँ से आता? अगर नेहरू ने डीआरडीओ नहीं बनाया होता, तेजस कहाँ से आया? उन्होंने बहुत सारा उदाहरण दिया, आईआईटी नहीं बनाते, एम्स नहीं बनाते। और एक मजेदार बात आप देखिए कि प्रधानमंत्री, उन्होंने सही कहा कि प्रधानमंत्री तथ्यों के मामले में बहुत कमजोर हैं, आधी अधूरी बात बताते हैं। प्रधानमंत्री ने क्या कहा आज कि अन्न का संकट देश में पैदा हो गया था, किसानों ने किया। सही बात है, किसानों ने किया। लेकिन अगर इंदिरा गांधी नहीं होती, लाल बहादुर शास्त्री नहीं होते, एमएस स्वामीनाथन नहीं होते, हरित क्रांति नहीं होती, तो क्या ये होता? ये हरित क्रांति हुई कैसे, ये नहीं बताएंगे वो। उसी के जरिए देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हुआ, इस बात को वो छोड़ गए। प्रियंका गांधी ने अपने शुरुआती भाषण में ये एक बात बहुत जोरदार कही, जिससे बहुत तालियां बजी और बाहर तक इसकी चर्चा थी। बड़े छोटे में संक्षेप में जब वो बोल रही थी तो उन्होंने कहा कि हमें मालूम है कि आपने ये विषय क्यों उठाया है। बंगाल के चुनाव के लिए तो सत्ता पक्ष की तरफ से आवाज आई कि बंगाल में तो आपका कुछ भी नहीं है, आपका सीट भी नहीं है। उन्होंने कहा नहीं है, लेकिन हम लड़ते रहेंगे। आप चुनाव के लिए हैं, हम देश के लिए हैं। और ये बात सही है। उन्होंने कहा कि चुनाव आप लड़ते रहिए, चुनावों की बात करते रहिए, लेकिन ये जो विषय हैं, जो देश की बातें हैं, जो गरीब मजदूर की बातें, वो हम उठाते रहेंगे। तो आज का दिन प्रियंका गांधी के नाम था। विपक्ष ने उस बाजी को पूरी तरह पलट दिया जिसको सत्ता पक्ष चाहता था। खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी चाहते थे कि वंदे मातरम के नाम पर वो कांग्रेस को डिफेंसिव बना देंगे, मगर कांग्रेस डिफेंसिव नहीं हुई। प्रियंका गांधी ने, गौरव गोगोई ने, इधर से अखिलेश यादव ने बहुत अच्छे जवाब दिए और सब पढ़े लिखे जवाब थे।
कोई आधे अधूरे तथ्य नहीं थे, पूरे तथ्य थे। पूरे तथ्यों के साथ बताया कि वंदे मातरम हमारा है, हम वंदे मातरम गाते रहे हैं। वंदे मातरम पे ये बहस लाके आपको कोई शक है जिससे आप ला रहे हैं? आप लोग कहां थे वंदे मातरम गाने में? हम तो 1905 से गा रहे हैं। और ये बात सही है। हमने जाने कितने अधिवेशन कवर किए होंगे कांग्रेस के, हर अधिवेशन वंदे मातरम से ही शुरू होता है। बिल्कुल। बीजेपी का तो कोई नहीं होता। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर राकेश पाठक जी, जरा आपसे भी, ऐतिहासिक तथ्यों को कुरेद कर, और जब भी कुरेदती है बीजेपी तब वो फंस जाती है, क्या आज भी फंसी? निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो पूरे देश को नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उनके प्रयासों से इतिहास की धूल झाड़कर देश के सामने एक बार फिर ये साबित करने का मौका आ गया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आजादी की लड़ाई में कहीं भी शामिल नहीं था। नाखून कटवाने का उसका योगदान नहीं है। अब नरेंद्र मोदी जी ने जो कुछ कहा उस पर मैं इतना कहना चाहता हूं, फूल दुश्मन को दिए, जख्म वफादारों को, मुंसिफे वक्त के कानून निराले निकले, बात करने का भी सलीका न था कल जिनको, आज वे लोग बड़े बोलने वाले निकले। ये बड़े बड़े बोलने वाले नरेंद्र मोदी आजादी की लड़ाई में दुश्मनों को फूल दे रहे थे और आज की तारीख में वफादारों को जख्म दे रहे हैं। मैं बड़ी विनम्रता से और जिम्मेदारी से यह कहना चाहता हूं कि अगर आजादी के बाद देश की संसद में 10 या 20 साल तक हर सत्र में देश के पहले प्रधानमंत्री, दूसरे प्रधानमंत्री ये राग अलापते, सदन में इस पर चर्चा करते, बार बार सदन और देश को ये बताते कि जब ये आजादी की लड़ाई चल रही थी तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा गद्दारी कर रहे थे, अंग्रेजों के साथ खड़े थे। डॉक्टर साहब, एक पल के लिए आंखें बंद करके कल्पना करके देखिए कि 1947 से 1967 तक सिर्फ अगर 20 साल ये चर्चा होती तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इन वैचारिक उत्तराधिकारियों का कहीं अता पता नहीं होता। अगर पंडित नेहरू से लेकर बाद के प्रधानमंत्रियों ने या महात्मा गांधी से लेकर आजादी की लड़ाई में शामिल रहे तमाम बड़े बड़े नेताओं ने देश के सामने बार बार यह दोहराया होता कि संघ आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं था, अंग्रेजों के साथ था, हिंदू महासभा और सावरकर अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे थे, तो इनकी आने वाली 7 पीढ़ियों के माथे पर गद्दार छपा मिलता डॉक्टर साहब। लेकिन कांग्रेस ने यह नहीं किया। उस सदाशयी राजनीति का बदला आज नरेंद्र मोदी इस रूप में ले रहे हैं कि वंदे मातरम गीत की पंक्तियां कम करने के लिए पंडित नेहरू से लेकर आजादी की लड़ाई के सारे महानायकों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। हम चर्चा करते रहे हैं, एक बार फिर दोहरा देते हैं। वंदे मातरम लंबा गीत था, काफी पद थे उसमें, और इन 2 पदों को शामिल करने की सिफारिश जिस कमेटी ने की थी उसमें नेहरू अकेले नहीं थे। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, आचार्य नरेंद्र देव थे, सुभाष चंद्र बोस थे। तो क्या नेहरू जी पर गाली देते हुए उन्हें कटघरे में खड़ा करते समय नरेंद्र मोदी इन सब लोगों को गुनहगार ठहराना चाहते? बिंदुवार 2-3 और उनके भाषण के जो हिस्से हैं उन पर बात कर लेते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने 2 कारण बताए थे आज के इस भाषण के, उसमें तीसरा कारण और जोड़ थे। बंगाल चुनाव तो था ही, कांग्रेस को दोष देना भी था नेहरू को, तीसरा है हिंदू मुस्लिम राजनीति को फिर से गरमाना। उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण के बहाने नेहरू को घेरा, कांग्रेस को घेरा, मुस्लिम लीग का नाम लिया। तो आइए उन्हें विनम्रता से याद दिला दें कि भारत सरकार अधिनियम लागू होने के बाद अंग्रेजों ने जो प्रोविंशियल इलेक्शन कराए थे
राज्य की विधानसभाओं के चुनाव कराए थे, तब 10 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें बनी। शेष 3 राज्यों में हिंदू महासभा मुस्लिम लीग के साथ सत्ता में भागीदार थी। बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सिंध। तो आइए उन्हें याद दिलाएं कि सिंध ही वो विधानसभा थी जहां पृथक देश के रूप में पाकिस्तान के नाम का प्रस्ताव पारित हुआ था, और हिंदू महासभा के विधायक और मंत्री सिर्फ रस्म अदायगी के लिए सदन से बाहर चले गए थे, लेकिन बाद में वे सरकार में बने रहे थे। तमाम सारे सबूत, ऐतिहासिक दस्तावेज इस बात को प्रमाणित करते हैं कि हिंदू महासभा, जिसके नेता प्रोफेसर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, गौरव गोगोई बार बार कह रहे थे मैं नाम नहीं लेना चाहता, हम नाम ले देते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल की सरकार में शामिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए तौर तरीके बता रहे थे अंग्रेजों को चिट्ठी लिखकर। वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक थे, लेकिन पंडित नेहरू ने उन्हें अपनी सरकार में मंत्री बनाया, और उस दौर की कांग्रेस और सरकारों ने संसद के पटल पर एक बार भी ऐसी कोई बहस नहीं चलाई कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के मुखबिर, उनके ताबेदार, उनका हुक्का भरने की भूमिका अदा कर रहे थे। अब सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार इन बहसों के जरिए क्या हासिल करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, वे वही हासिल करना चाहते हैं जिनका इशारा प्रियंका गांधी ने नेहरू जी की गलतियों पर चर्चा करने के साथ कर दिया आखिर में, जिसको लेकर सत्ता पक्ष और सभापति एकदम बेचैन हो गए, उन्हें ततैया सा काट गई जब प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएमओ में जो कुछ हो रहा उस पर चर्चा कब होगी। एप्स्टीन फाइल, सदन में पहली बार इस शब्द का उच्चारण हुआ। साफ कहा उन्होंने, मंत्री का नाम आ रहा है एप्स्टीन फाइल में। बेरोजगारी पर बात न हो, लाखों हवाई यात्री हवाई अड्डों पर कलप रहे हैं, उन पर बात न हो। देश की सीमाओं की हिफाजत की बात न हो, आतंकवाद की बात न हो, नोट की मुद्रा की बात न हो, भारत का रुपया रसातल में पाताल लोक की तरफ जा रहा उस पर बात न हो। इसलिए वंदे मातरम की 150वीं जयंती, उसके 150वें वर्ष के नाम पर कांग्रेस या नेहरू को गरियाने की ये कोशिश उल्टी पड़ गई है। डॉक्टर साहब, ये बूमरैंग हो गया है। वो जो मोगली था ना, उसके हाथ में एक लकड़ी जैसा हथियार था, वो बूमरैंग फेंक कर मारता था दुश्मन पर और लौटकर उसके हाथ में आ जाता था। नरेंद्र मोदी मोगली नहीं है, इसलिए ये वापस नहीं आएगा आपके हाथ में, ये वापस आकर आपकी छाती में लग रहा है। वंदे मातरम का बूमरैंग नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के सीने में आकर गड़ गया है। उसने देश को बता दिया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 1925 से 1947 तक भूले से भी वंदे मातरम का वह भी उच्चारित नहीं किया, और उसके पहले स्थापित हिंदू महासभा ने भी झूठे मुंह चिमटे से भी वंदे मातरम को हाथ नहीं लगाया। और जानते हैं डॉक्टर साहब, एक बात और हमारे दर्शकों को याद दिलाते, 1935 के आसपास ब्रिटिश हुकूमत ने वंदे मातरम गाने, नारा लगाने पर पाबंदी लगा दी। ये नारा लगाने, गीत गाने पर कोड़ों की सजा मिलती थी। अलीपुर जेल में स्वामी विवेकानंद के भाई भूपेंद्र नाथ दत्त कैद थे। जेल की प्रशासन ने, जेल अधिकारियों ने एक मौके पर आदेश दिया कि सभी कैदी ब्रिटिश सम्राट के सम्मान में गॉड सेव द किंग गाएंगे। भूपेंद्र नाथ दत्त ने मना कर दिया और उसकी बजाय वंदे मातरम गाना शुरू कर दिया। 40 कोड़ों की सजा मिली भूपेंद्र नाथ दत्त को। उनकी पीठ पर कोड़े बरसते रहे, लेकिन वे वंदे मातरम गाते रहे। इसलिए मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कि वर्तमान सत्ताधारियों के राजनीतिक पुरखे इतने कायर थे
कि वे एक कोड़ा बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं रखते थे। इसलिए कभी वंदे मातरम का एक नारा उन्होंने आजादी की लड़ाई में नहीं लगाया। अंतिम बात, जिस 100 साल की बात कर रहे थे नरेंद्र मोदी कि जब वंदे मातरम के 100 साल हुए तब आपातकाल लगा हुआ था, तो उन्हें याद दिला दे कि उस आपातकाल की प्रशंसा इन्हीं के पितृ संगठन के सरसंघ चालक बाला साहब देवरस इंदिरा गांधी को चिट्ठियां लिखकर करते थे। और एक सवाल कि जब वंदे मातरम के 100 साल हुए थे, क्या तब संघ ने या जनता पार्टी जनसंघ ने वंदे मातरम की याद में कोई 100 साला जश्न किया था? तब क्यों याद नहीं आया था इनके वैचारिक पुरखों को कि वंदे मातरम के 100 साल पूरे हो गए? आज 150वें साल पर कांग्रेस और नेहरू को कोसते कोसते खुद गड्ढे में जा गिरे हैं। उसी कीचड़ में जो कीचड़ दोनों हाथों से वे नेहरू पर उछालने चले। सर जी प्रशांत जी, क्या यह आपको भी लगता है कि इस मसले को संसद में लाकर एक बड़ी गलती हो गई है सरकार की तरफ से? जी देखिए, डॉक्टर राकेश पाठक ने उसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य बता दिया है और प्रियंका गांधी के भाषण को उद्धृत करते हुए शकील जी ने भी बता दिया कि कौन से पैराग्राफ लिए गए, तब वो लिखे ही नहीं गए थे। प्रियंका गांधी ने संसद में बताया, वो बाद में लिखे गए जब वो गुरुदेव ने रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया कांग्रेस के अधिवेशन में, तब तक वो लाइनें लिखी नहीं गई थी, तो वही चलन में आ गया। लेकिन एक और कारण है, देखिए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत छोटे ड्यूरेशन के लिखे जाते हैं, लॉजिस्टिकल इशू है, क्योंकि तमाम समारोह में के शुरुआत और अंत में गाए जाते हैं, यूनाइटेड नेशंस में गाया जाता है, उसकी धुन बजती है। ओलंपिक में जब हमारा खिलाड़ी मेडल लेता है तब वो होता है, इसलिए इसकी ड्यूरेशन तमाम देशों में 1 मिनट के अंदर रखी जाती है, 1 मिनट के आसपास रखी जाती है। जो भारत का राष्ट्रगान है जनगण मन, उसकी ड्यूरेशन है 52 सेकेंड। वो 52 सेकेंड के अंदर खत्म करना होता है, इसलिए क्योंकि आप एक अंतर्राष्ट्रीय समारोह में या राष्ट्रीय समारोह में उसको गाया जाता है और सावधान खड़े होना होता है सबको, हमारे देश के नागरिकों को भी और बाहर के देश के नागरिक भी सम्मान के प्रति खड़े होते हैं। और वंदे मातरम का ड्यूरेशन है 1 मिनट 9 सेकेंड। ये छोटे इसलिए रखे जाते हैं कि समारोह में ऐसा ना हो कि वो लंबे हों तो लोग हिलने डुलने लगें और व्यवधान पैदा हो, उसमें उसका सही सम्मान ना हो। तो एक रीजन ये भी है, और पूरे आप भारत की नहीं, दुनिया के किसी भी देश का, फ्रांस का, चाहे अमेरिका का, किसी भी देश का आप राष्ट्रगान देखिएगा, वो 1 मिनट के आसपास होता है, 1 मिनट से कम होता है, कुछ एक के 30 सेकंड के भी हैं। तो एक तो ये वजह है। दूसरी बात देखिए, जो आपने सवाल किया, बार बार ये सवाल आता है कि भाई आपके राष्ट्रीय आंदोलन में आरएसएस की भूमिका ही नहीं थी, तो अंग्रेजों के साथ बैठे हुए थे। आज ये फिर उजागर हो गया। मोदी जी ने बोला, उसके बाद देखिए अखिलेश यादव ने क्या बोला, प्रियंका गांधी ने क्या बोला, गौरव गोगोई ने क्या बोला। तमाम विपक्षी लोग ये बोलेंगे कि आप जो है वो आरएसएस की और बीजेपी के पूर्वजों की, राजनीतिक पूर्वजों की कोई भूमिका नहीं थी, कभी इन्होंने वंदे मातरम नहीं नारा लगाया, सबूत ला के रख दें। तो ये इसलिए एक्सपोज हो गए आज। और ऐसा नहीं है कि देश की जनता जो संसद देख रही है या जो हमको आपको यहाँ पे देख रही, जो अभी आपने सुनवाया गौरव गोगोई को, प्रियंका गांधी को और अखिलेश यादव को, तो ऐसा नहीं कि वो नरेंद्र मोदी को लोग सुनेंगे और बाकी लोग जब बोलेंगे तो कान में रुई लगा लेंगे। सुनेंगे सबको, और एक बार फिर वो एक्सपोज हो गए। दूसरा एक जो बड़ा कारण है राजीव, वो बड़ा कारण क्या है कि पिछली सरकारों को अगर आप देखिए,
सब ये मान के चलते थे कि 1947 में तमाम सारे इशू सेटल हो गए, अब राष्ट्र निर्माण करना है, अब इतिहास की कब्रें नहीं खोदनी है, राष्ट्र निर्माण में लगना है। अब आप अगर भविष्य का इतिहासकार या अभी तक का इतिहास आप देखिएगा, और नरेंद्र मोदी को भी अगर हम ऐतिहासिक पुरुष मान लें और उनका अगर विवेचना करें इतिहास की, पंडित नेहरू के समय में देश की जो औसत उम्र थी वो 35 साल थी, और जब उन्होंने सत्ता छोड़ी तो 50 के ऊपर थी। तो ये उनके सामने चुनौतियां दूसरी थी। अंग्रेज खोखला कर देश को गए थे, तो पंडित नेहरू ने क्या बनाया? इंस्टीट्यूशंस बनाए, स्पेस साइंसेस के लेबोरेटरीज बनाई, आईआईटी बनाए, एम्स बनाए, साहित्य अकादमी बनाई, ललित कला अकादमी बनाई, तमाम हर फील्ड में उन्होंने काम किया और एक मजबूत और अच्छे बुनियाद इस देश की रखी, जो उस वक्त जरूरी था। उसके बाद के प्रधानमंत्री अगर आप याद कीजिए, इंदिरा गांधी 71 की लड़ाई जीती, पाकिस्तान को हमेशा के लिए उसका मुंह बंद कर दिया, शिमला समझौता किया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, प्रिवी पर्स को बैन किया, तमाम बातें आप इंदिरा गांधी की याद कर सकते हैं। राजीव गांधी ने कंप्यूटर और दूरसंचार में क्रांति की। गुजरात जो लंबे छोटे समय के लिए रहे, एक मजबूत विदेश नीति की आधारशिला उन्होंने रखी, जिसको मोदी जी ने छोड़ दिया। वाजपेयी जी को भी आप गिने कि उन्होंने हाईवेज के नेटवर्क के बारे में बात की, कम से कम वो प्लानिंग की और वो बनाए, जिसकी जरूरत थी। अब आप नरेंद्र मोदी का कार्यकाल याद कीजिए, मनमोहन सिंह को भी आप देखिए कि इकोनॉमिक जो रोड मैप उन्होंने दिया, मनरेगा उनके समय में हुआ, राइट टू एजुकेशन हुआ, राइट टू फूड हुआ, जिसके सहारे 90 करोड़ लोगों को अभी फ्री राशन भी मिल रहा है, तमाम बातें। लेकिन अब आप नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को देखिए, नोटबंदी याद आएगा आपको जीएसटी याद आएगा, आपको विभाजनकारी नीतियां याद आएंगी, आपको लिंचिंग याद आएगी, और तमाम इस तरीके की चीजें याद आएंगी जो कि देश को पीछे ले जाने वाली बात है। जब हम लोग बात कर रहे हैं तो रुपया एक बार फिर 15-20 पैसे नीचे जाके एक बार फिर 90 के क्रॉस हो गया जी। रुपया 90 के ऊपर है, एयरपोर्ट में अफरा तफरी मची हुई है, लोगों की जानें जा रही हैं, रोजगार है नहीं, जीडीपी की स्थिति खराब है, और जीडीपी के ऊपर दुनिया भर में आईएमएफ आपके जीडीपी के आंकड़ों को पे सवालिया निशान लगा रहा है, जो कभी इतिहास में नहीं हुआ। आपको याद किया जाएगा कि आपने प्रेस फ्रीडम के नाम पे गोदी मीडिया क्रिएट किया, पत्रकारों को जेल में भेजा। तो इन सब से ध्यान बटाने के लिए आप इस तरीके के गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं, जिसका भविष्य का कोई मतलब नहीं है। आप बताइए कि जिस व्यक्ति ने दिल्ली से रांची का 60,000 रुपए किराया दिया है, उससे क्या मतलब है नरेंद्र मोदी के इस भाषण का, या इस तरीके के तमाम इश्यूज का। जिसके पास नौकरी नहीं है उसके लिए क्या मतलब है, जिसका नाम कट गया वोटर लिस्ट से वो क्या करेगा? वो गाएगा वंदे मातरम, उसका नाम जुड़ जाएगा। तो ये इनके पास कोई रोड मैप नहीं है भविष्य के भारत का। किसी प्रधानमंत्री को आप देख लीजिए, चाहे देवगौड़ा को, मैं सबके बारे में बता सकता हूं, समय का अभाव है। हर प्रधानमंत्री ने देश के भविष्य के लिए कोई ना कोई एक बड़ा योगदान दिया है, वो एक रोड मैप लेकर आया। मोदी जी के पास कोई रोड मैप नहीं है। कोई मुझे बता दे कि कौन सा नया इंस्टीट्यूशन मोदी जी ने बनाया, विज्ञान का, मेडिकल साइंस का, कोई लेबोरेटरी, कोई यूनिवर्सिटी, सब कुछ पहले से बना हुआ है। एक भी यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल यूनिवर्सिटी कहाँ काम हुई? बिहार का चुनाव जीत लिया, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी आज भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बनी। तो वास्तविक मुद्दे जो प्रियंका गांधी बात कही, वही चिंता का विषय है।
तो इस तरीके के भटकाव वाले मुद्दे जो है वो तभी लाते हैं क्योंकि इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। जी राजीव जी जी बिल्कुल। सुनील शुक्ला जी, पूरा दिन भर गहमा गहमी और अभी से नहीं बल्कि बहुत दिनों से, पिछले महीने से, इनफैक्ट 7 नवंबर से इसको बिल्कुल एक माहौल बनाने की कोशिश थी, लेकिन इसमें कितना सफल हुआ है विपक्ष, सत्ता पक्ष कितना सफल हुए हैं नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी, और कितना फ़ायदा इससे मिल सकता है पश्चिम बंगाल को, मतलब पश्चिम बंगाल में बीजेपी को? धन्यवाद राजीव जी। 2021 के चुनाव में प्रधानमंत्री जी रविन्द्रनाथ टैगोर के अवतार में प्रस्तुत हो गए थे। लंबी दाढ़ियां, बगल में किताबें, उसी तरह से चलने की कोशिश, वो अभियान कामयाब हो गया था। सुभाष चंद्र बोस के परिवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया गया। कहा गया कि जो सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी हुई फाइलें हैं उनको सार्वजनिक किया जाएगा, नए नए तथ्य रखे जाएंगे। पश्चिम बंगाल के लोग क्या उस झांसे में आ गए थे? आप जिन तथ्यों को रख रहे हैं लोगों के बीच में, लोग उन तथ्यों को स्वीकार कर लेंगे। अगर वो तथ्य हैं तो लोग स्वीकार कर लेंगे। अगर वंदे मातरम के इस गीत में किसी तरह की छेड़छाड़ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया होता तो लोग स्वीकार कर लेते कि किसी राजनीतिक मंशा के तहत जवाहरलाल नेहरू ने उस गीत के साथ छेड़छाड़ किया, मान लेते लोग। लेकिन इतिहास तो सबके सामने है। इतिहास के तथ्यों को तो आप नहीं बदल सकते हैं। जो गीत शुरू में जितने में रखा गया था उसको कांग्रेस ने स्वीकार किया, उसके अधिवेशनों में उस गीत को गाया जाता रहा। जब आनंद मठ उपन्यास में उस नई सिरे से और उसको बढ़ा करके इस गीत को लिखा पंकज चटर्जी साहब ने, उसको नहीं स्वीकार किया लोगों ने, उस समय के राजनेताओं ने। उसे कारण ही बताया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने उस पर निर्णय लिया, एक समूह ने निर्णय लिया, उस समय की तात्कालिक स्थितियां थी उसके अनुसार निर्णय लिया गया। हमारे देश के नायकों ने स्वीकार किया और उसको एक राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार कर लिया। 200 साल बाद, 150 साल बाद, 100 साल के बाद उन विषयों को अगर आप लेकर के आ रहे हैं तो क्या देश हमेशा इतिहास में जीता रहेगा? इतिहास में आप उसको रखे रहेंगे, उससे बाहर नहीं निकलने देंगे आप, और लोग उसको मान लेंगे? ये संभव है कहीं? सवाल इस बात का है। ये मुद्दा रह गया कि आखिर इन बातों को कहा क्यों जा रहा। या जब सुभाष चंद्र बोस की फाइलें बाहर की जा रही थी उस समय क्या उद्देश्य था? आज वंदे मातरम की बात जो की जा रही है उसके पीछे मकसद क्या है? क्या लोगों को सही इतिहास बताना है? क्या लोगों को आज की जो पीढ़ी है उसको इस इतिहास के दौर में ले जाना है? वो भी नहीं है। अब वो भी नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे आपके राजनीतिक मकसद है। और अगर आप तथ्यहीन आधारों पर कोई राजनीतिक मंसूबा पाले हुए हैं, न तो अतीत में मंसूबा सफल हो पाया है और न असफल हो पाएगा। आप अपने राजनीतिक मंसूबों को की बुनियाद आपको मजबूत करनी पड़ेगी। 11 साल से सत्ता में रहने के बाद अगर आप 200 साल पहले हुई घटना को लेकर के आप राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं तो संभव नहीं है। यह तो इतिहास है सबके सामने कि संघ ने आजादी की लड़ाई में कोई भूमिका नहीं अदा की। यह तो तथ्य सबके सामने है कि जो उस संघ के समर्थक, विचारक या सोच वाले लोग थे उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। वो चाहे भारत छोड़ो आंदोलन रहा हो, चाहे स्वतंत्रता संग्राम का कोई महत्वपूर्ण आंदोलन रहा हो, उसमें कोई उनकी भागीदारी नहीं हो। तो इन तथ्यों को कैसे बदल देंगे आप वंदे मातरम की चर्चा करके क्या पूरी भारत की आजादी के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को बदल के रख देंगे? लोग मान लेंगे उसको? संभव नहीं है ये, और परिणाम यही हुआ। और अगर ये भी नहीं है कि आप इस विषय पर गंभीर कोई चर्चा करना चाहते हैं, अगर आप गंभीर चर्चा करना चाहते, प्रधानमंत्री जी ने 1 घंटे से लंबा भाषण दिया, मैं भी सुन रहा था। भाषण देने के बाद आप चले गए, सदन से उठ के बाहर चले गए आप। भाई अगर आप चर्चा करना चाहते हैं तो विपक्ष के अन्य नेता उस विषय पर क्या कर रहे हैं इसको सुनेंगे नहीं। आप
जब इस चर्चा के बाद अगर आपको जवाब देने का कोई मौका आया तो जवाब क्या देंगे? तो किसी चर्चा को गंभीरता से बढ़ाना आपका मकसद नहीं है, एक राजनीतिक विमर्श पैदा करने की कोशिश करना है, और वह राजनीतिक विमर्श आप तथ्यहीन आधारों पर नहीं कर सकते। पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव को जीतने के लिए 2015 से यह भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है, अपने राजनीतिक कार्यक्रमों के आधार पर नहीं, वह उसका आधार वही है ध्रुवीकरण। चाहे वो हुमायूं कबीर को आगे करके बाबरी मस्जिद का नारा बुलंद किया जाए, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री को आगे करके धार्मिक आयोजन किए जाए, और चाहे वंदे मातरम के इस विमर्श को आगे करके एक नया विमर्श आगे बढ़ाने की कोशिश की है। सरकार में 12 साल के सरकार में रहने के बाद अगर आप अपने सरकार की उपलब्धियों की बात नहीं करते, उस राज्य के विकास की बात आप नहीं करते, जो आज देश के सामने चुनौतियां हैं उसको आप स्वीकार नहीं करते, तो लोग कैसे आपकी बात के में आ जाएंगे? आज अर्थव्यवस्था की इतनी बुरी हालत है, लगातार रुपए का अवमूल्यन होता चला जा रहा है, पूरी की पूरी दिल्ली गैस चैम्बर बनी हुई है, हवाई यात्री विभिन्न देश के विभिन्न राज्यों में बुरी तरह से हवाई अड्डों पर परेशान है। किसी पे चर्चा नहीं करना चाहते हैं आप? इस गीत के इस विषय पर चर्चा करके आप बताना क्या चाहते हैं? क्या इससे हासिल हो जाएगा? अगर आप इतिहास को अवगत कराना चाहते हैं तो ठीक है, आप उसको भी कम से कम सही संदर्भों में उसको ही रख दीजिए, वो भी आप नहीं रख रहे हैं। अभी आते आते वही प्रधानमंत्री जी भाषण आते आते नेहरू जी पर वो केंद्रित हो गए। तो नेहरू जी पर अगर आप कोई बात, कब तक नेहरू जी का नाम आप लेते रहेंगे? और वो भी जो संदर्भ रख रहे हैं वो गलत तथ्यहीन संदर्भ है, गलत संदर्भ है। कोई नेहरू जी का ये व्यक्तिगत निर्णय थोड़े था, उस समय की सरकार का कोई का निर्णय थोड़े था, सभी लोग उसमें शामिल थे। रविन्द्रनाथ टैगोर तो सरकार के हिस्सा नहीं थे। रविन्द्रनाथ टैगोर राष्ट्र कवि है, एक बड़ी विभूति है, वो उस कमेटी में उसमें शामिल थे, उन्हीं की अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी। तो क्या उस समय के जो हमारे राष्ट्र नायक हैं, इतिहास पुरुष हैं, उनके निर्णयों को भी आप सब कटघरे में खड़ा करेंगे और आपके कटघरे में खड़ा करने के प्रयास सफल हो जाएंगे? क्या देश की जनता इन चीजों को समझती नहीं है? आपके राजनीतिक मंसूबों को लोग समझते नहीं है? अच्छी तरह समझते हैं। विमर्श केवल ये होना चाहिए, हमारे आपके लिए चिंता का विषय होना ये है कि किसने क्या कहा नहीं, सरकार ऐसा क्यों कह रही है, उसके मंसूबे क्या है। आखिर देश के सामने आज जो तात्कालिक बड़े मुद्दे हैं उन पे चर्चा छोड़ करके आप वंदे मातरम की चर्चा क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि लोग आपसे सवाल ना पूछें, आपकी विफलताओं के ऊपर उंगली ना उठाएं, आपकी जो नाकामियां हैं उसके ऊपर लोग प्रश्न न खड़े करें, आपकी जो राजनीतिक सोच है उसके बारे में लोग सवाल न पैदा करें। ये संभव नहीं है। आप इन प्रयासों से निश्चित रूप से अपनी विफलताओं को आप छुपा नहीं सकते। विपक्ष ने निश्चित रूप से इस बहस के दौरान जो सवाल खड़े किए हैं वो बड़े सवाल हैं, और उन सवालों ने सरकार के इन मंसूबों को ध्वस्त कर दिया। प्रियंका गांधी ने साफ साफ कहा और सही बात कही कि भाई आपको जवाहरलाल नेहरू जितनी शिकायतें हैं, 900 शिकायतें हो, चाहे 9,000 शिकायतें हो, चाहे 9 लाख शिकायतें हो, उनकी एक बार चर्चा कर लीजिए। जितने घंटे चर्चा करनी हो कर लीजिए आप, फिर राष्ट्र निर्माण की बात में आगे बढ़िए। उस विमर्श तो आगे बढ़ी, उसको छोड़िए आप, लेकिन आप नहीं छोड़ना चाहते हैं क्योंकि उसी बुनियाद पर, उसी के आधार पर आप अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री जी या राज्य की सरकार इस विमर्श से आगे ले जाना चाहती है और पश्चिम बंगाल की विधानसभा के चुनाव में, मुझे नहीं लगता कि वो जड़ पकड़ पाएगी या जमीन पर खड़ा हो पाएगी या लोग उसको सुनने के लिए भी तैयार हो। सरकार को अपने डिलीवरी की ही बात करनी पड़ेगी। अंततः उसको यह बताना पड़ेगा कि आखिर इंडिगो के जो यात्री हैं 1 हफ्ते से क्यों परेशान रहे। उसको बताना पड़ेगा कि आखिर रुपए की ये दुर्गति क्यों हो गई है। आज आप रुपए के अवमूल्यन की बात क्यों नहीं करना चाहते? बड़ी बड़ी बातें आप करते थे यूपीए सरकार के दौरान जब रुपए का मूल्य गिरता था, 60 रुपए कीमत हो गई थी तो कितनी बड़ी बड़ी बातें कही गई थी। उस समय के वक्तव्यों को आप याद कीजिए।
अमिताभ बच्चन जैसा लोग एक लिखे हुए थे कि रिपीट एक नया अंग्रेजी का शब्द बन गया है, उन्होंने ट्वीट किया था। आज किसी को बोले नहीं निकल रही है। ये बड़े सवाल लोगों के मन में है और सरकार भी चुप है। गिरने के बाद प्रधानमंत्री उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री और आज के प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि यूपीए सरकार के गिरने और रुपए के गिरावट में एक स्पर्धा बनी हुई है। आज किस पे स्पर्धा है, इस बात नहीं करेंगे। और आपके बात न करने से और वंदे मातरम के गीत की चर्चा कराने से इस मुद्दों को आप छिपा ले जाएंगे, ये संभव है। लेकिन ठीक है, ढेर सारा अतीत में इस देश के लोगों ने ढेर सारी समस्याएं देखी हैं। हजारों किलोमीटर लोग पैदल चले हैं कोरोना के काल में, नाकबंदी के दौर में जी लंबी लंबी लाइनें लगाई हैं लोगों ने अपना पैसा पाने के लिए नोटबंदी के दौर में। फिर एक दौर आया हुआ है, देखिए क्या होता है। लेकिन सरकार का राजनीतिक मंसूबा पूरा नहीं होने वाला है, यह मैं विश्वास पूर्वक कर सकता हूं। जी 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 बिल्कुल। अमलेंदु जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? राजीव जी, एक तो मुझको लगता है कि अब मोहन भागवत जी को, आरएसएस को ये जिद छोड़ देनी चाहिए कि वो अपने मन का भाजपा का अध्यक्ष बनाएगा, या 75 वर्ष राजनाथ सिंह के होने जा रहे हैं तो वो रिटायर होंगे तो फिर मोदी जी पे फिर एक दबाव बढ़ेगा। ये जिद छोड़ देनी चाहिए, वरना मोदी जी जो है आरएसएस की इसी तरीके से बेइज्जती बार बार करवाते रहेंगे, भरी लोकसभा में करवाते रहेंगे, भरी राज्यसभा में करवाते रहेंगे। आज मोदी जी ने पता नहीं राजीव जी आरएसएस से और मोहन भागवत से किस जन्म का पैर जो है वो निकाला है कि एकदम आरएसएस और हिंदू महासभा को भरे सदन में जो है निर्वस्त्र कर दिया गया। उनके सारे जो पाप थे पिछले जन्मों के और कारनामे थे वो सारे थे वो भारत के सामने आ गए कि आरएसएस ने किया क्या क्या था आजादी के आंदोलन के दौरान। दूसरे राजीव जी, इनकी एक मंशा जो थी, जो आरएसएस की मंशा रहती है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मंशा भी रहती है कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को नीचा दिखाया जाए। अब ये जा तो रहे राजीव जी बंगाल में चुनाव लड़ने, जिसके लिए इसको बनाया गया था। दाढ़ी बढ़ा ली थी कोरोना काल में, बिल्कुल रविन्द्रनाथ टैगोर जैसी की जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर बन जाएंगे अब, लेकिन वो काम में नहीं आया। तो रविन्द्रनाथ टैगोर काम में नहीं आए तो बंकिम चटर्जी के पीछे लग गए। उससे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पीछे लगे हुए थे, उनके पौत्र जो है उनको बना दिया था। अब वो उनके पौत्र जो है वही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बातें करते हैं। तो ये बार बार जो है अपने नायक भी बदलते रहते हैं राजीव जी, और ऐसा इतिहास में हमने कभी नहीं देखा। और अखिलेश यादव ने आज बहुत जबरदस्त तरीके से खींचा भी कि भाई आपका जब पहला अधिवेशन हुआ था तब आप गांधीवादी समाजवाद की बात कर रहे थे और आपने अपने मंच पर जो था वो जेपी का फोटो लगाया हुआ था, जयप्रकाश नारायण का। तो आप कितने समाजवादी बचे हैं और कितने आप गांधीवादी हैं, जरा दिल पर हाथ रख कर बता दीजिए, अखिलेश यादव ने पूछा। तो जिस वंदे मातरम की बात कर रहे हैं, तो आरएसएस की शाखा में आज भी क्या वंदे मातरम गाया जाता है? क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी अधिवेशन वंदे मातरम से शुरू होता है? वंदे मातरम भारतीय जनता पार्टी के अधिवेशन में क्यों नहीं गाया जाता? आरएसएस की शाखाओं में वंदे मातरम क्यों नहीं गाया जाता? ये जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना था, तो वो जवाब नहीं दिया, उससे पहले निकल गए। लेकिन सवाल तो आ गए, पूछे, प्रियंका गांधी ने भी सवाल पूछे कि भाई आपके यहाँ क्यों नहीं गाया जाता है वंदे मातरम। और राजीव जी, आरएसएस की स्थापना 1925 में हो गई थी, तो तब से अब तक आरएसएस ने कितनी बार वंदे मातरम गाया? जब अंग्रेजों ने वंदे मातरम पर पाबंदी लगाई तो राजीव जी पूरे देश भर में लोग जो थे वो हंसते हुए और गाते हुए, वंदे मातरम गाते हुए अंग्रेजों की सीने पे गोलियां खाते थे, और तिरंगा हाथ में होता था, एक गिरता था दूसरा तिरंगा पकड़ लेता था। इस तरह की तमाम घटनाएं हैं। आज तक एक भी आरएसएस का कोई कार्यकर्ता क्यों नहीं मिला जो वंदे मातरम गाते हुए अंग्रेजों की लाठियां खाते हुए चल गया हो? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता रहे हैं कि साहब 1896 के अधिवेशन में गाया गया था, लेकिन ये तो बताएं कि आरएसएस के किस अधिवेशन में गाया गया था और कौन सा आरएसएस का कार्यकर्ता था वो ये गाते हुए जल गया। फिर राजीव जी, प्रधानमंत्री ने बताया कि जब वंदे मातरम के 100 साल पूरे हुए तो देश पे आपातकाल थोप दिया गया। अब राजीव जी 150 साल पूरे हो रहे हैं तो मोदी जी की सरकार जो है 240 पे आके टिक गई। कितना बड़ा अन्याय है। जब 100 साल हुए थे तो आपातकाल था, 150 साल हुए तो मोदी जी की सरकार 250 पे भी नहीं कर पाई, 240 पे आके टिक गई। ये तो बड़ा अत्याचार है। वंदे मातरम ऐसा क्यों करता है?
लेकिन उसके साथ साथ ये भी बताया कि जो आजादी के आंदोलन के लोग थे उनको था वो आज उसमें आपातकाल में फिर जेल भेज दिया गया, लेकिन मोदी जी तो जेल गए नहीं थे। तो मोदी जी क्या आजादी को प्रेम करने वाले नहीं थे जो आपातकाल में जेल नहीं गए? मोदी जी को बताना चाहिए था कि आप आपातकाल के दौरान वंदे मातरम गाते हुए जेल क्यों नहीं गए, ये मोदी जी को बताना चाहिए। तो ये मोदी जी नहीं बताएंगे। तो कुल मिलाकर राजीव जी, आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने खासतौर से, चूंकि 150 वर्ष पूरे होने पर मोदी जी ने ही शुरुआत की कि पंडित नेहरू ने ऐसा किया और पंडित नेहरू ने वैसा किया। राजीव जी, अब तो संविधान सभा की सारी कार्रवाइयां हैं और कैबिनेट के जितने भी नोट्स हैं वो सारे हैं, और उसमें पंडित नेहरू का बड़े विस्तार से है कि वंदे मातरम राष्ट्र गीत क्यों है और जनगण मन राष्ट्रगान क्यों होना चाहिए, और स्पष्ट रूप से उनका उसमें मत है और उस पर पूरी संविधान सभा में बहस हुई है, सारी बातें हैं, और उनका स्पष्ट मत है कि चूंकि जो इसकी धुन है उसमें एक उदासी का भाव है, ये आजादी के आंदोलन के दौरान संघर्ष का गीत था, अब संघर्ष हमारा पूरा हुआ, हम एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं, अब हमको राष्ट्र निर्माण का काम करना है, और इसलिए जनगण मन जो है वो राष्ट्रगान होगा। और राष्ट्रगान जो है राजीव जी, उसमें सिंध, गुजरात, मराठा सब कुछ शामिल है, जबकि वंदे मातरम का जो आनंद मठ का जो पूरा गीत भी हो, चाहे स्टैंजा भी हो, वो पूरे भारत की बात नहीं करते हैं। और नरेश चंद्र सेन गुप्ता, जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजी में अनुवाद किया इसका गीत का, उन्होंने इसका लिखते हुए, अनुवाद करते हुए लिखा कि मैंने जब ये पूरा गीत पढ़ा तो मुझे बड़ा हुआ कि बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं वो सिर्फ बांग्ला राष्ट्रवाद की बात करते हैं और उनके यहाँ से भारतीय राष्ट्रवाद गायब है। और इसीलिए राजीव जी, उस पूरे जो उपन्यास है उसमें भी और उनके वंदे मातरम में भी जो भी चीजें ली गई हैं वो बंगाल केंद्रित है, उसमें भारत नहीं है, सिर्फ बंगाल है। तो इसलिए एक राष्ट्रीय स्तर पर चीज थी और एक जज्बा पैदा हो कि अब हमको राष्ट्र निर्माण करना है, इसके लिए किया। आपको याद होगा राजीव जी, कल्याण सिंह जब राजस्थान के शायद गवर्नर थे, उन्होंने जो था कि साहब कहा था कि ये जो जनगण मन लिखा गया है ये जॉर्ज पंचम की स्तुति में लिखा गया है, और इसमें बड़ा विवाद हुआ। जबकि इसको अपने समय में रहते हुए ही गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि कोई भी पंचम हो या षष्ठम हो, वो राष्ट्र का अधिनायक नहीं हो सकता, ये भारत के लोग हैं जो राष्ट्र के अधिनायक हैं। ये गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। तो ये राजीव जी, बंकिम चंद्र चटर्जी के बहाने चुनाव लड़ने जा रहे हैं बंगाल में, लेकिन गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को अपमानित करके जाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इस बात को भी रेखांकित की जाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि इनके जो कुत्सित कार्य हैं, ये जिस तरीके से राष्ट्र के नायकों को अपमानित करते हैं, चूंकि ये अंग्रेजों के साथ उनकी ताबेदारी कर रहे थे और जिस तरीके से मुस्लिम लीग के साथ मिलकर हिंदू महासभा सरकार बना रही थी, तो इनके सारे पाप जो हैं ये सामने ना आने पाए, तो इसलिए ये वोट लेने की कोशिशें करते हैं। लेकिन इनके असली मकसद जो है वो मुझे लगता है कि देश के सामने आने चाहिए कि ये गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को अपमानित करना चाहते हैं, जिन्होंने भारत का भी राष्ट्रगान लिखा, जिन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा और जिन्होंने श्रीलंका का भी राष्ट्रगान लिखा। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे हुए राष्ट्रगान 3 देशों में गाए जाते हैं अजीत जी। तो ये गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को अपमानित करके अगर बंगाल विजय करना चाहते हैं तो ये सपने पूरे नहीं होंगे मोदी जी। दाढ़ी चाहे आप 56 इंच की कर लीजिए और चाहे 156 इंच की कर लीजिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों की घोषणा जो है वो संविधान सभा ने की थी, आप लोगों को याद होगा, और उसके सदस्यों का अपमान कर रहे हैं। एक नहीं, यहाँ सिर्फ गुरुदेव का अपमान नहीं, ये अपने गुरुदेव का भी अपमान कर रहे हैं, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, उनका भी अपमान कर रहे हैं। आप छोड़ दीजिए बाबा साहब अम्बेडकर को, आप रहने दीजिए यहाँ और दूसरों को, जिसमें राजेंद्र प्रसाद भी थे, जिसमें अम्बेडकर साहब तो थे ही, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर थे, लेकिन और पूरा इतिहास डॉक्टर राकेश पाठक जी बता चुके हैं अभी अपने पहले वक्तव्य में, सब कुछ। तो इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और उस पर अगर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो फिर आप कहीं ना कहीं खुद घिरते हैं। क्या आप अपने पूर्वजों पे यहाँ चले थे आप सिर्फ और सिर्फ नेहरू को घेरने के लिए, लेकिन आप खुद घिर गए और नेहरू को घेरते घेरते आप रविन्द्रनाथ टैगोर से लेकर सुभाष चंद्र बोस होते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी तक चले आए आप। ये दुर्भाग्य है आपके साथ जुड़ा हुआ है, जो बार बार आपको खींच कर लाता है और बार बार आपको उल्टी दिशा दिखाता है। आप 2047 की बात करते हैं, लेकिन 1947 में क्या हुआ ये आपको अच्छी तरह से पता नहीं है, आपको इतिहास पढ़ना होगा शायद।
लेकिन आना चाहता हूं शकील जी आपके पास। शकील जी, जरा राहुल, अब कल है SIR यानी चुनाव सुधार पे राहुल गांधी कल भाषण देने वाले हैं संसद में, ये खबर भी आ रही है। लेकिन आज राहुल गांधी ने कहा कि प्रियंका गांधी के भाषण को सुनना चाहिए। बाहर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि प्रियंका गांधी ने बहुत शानदार 28 मिनट 8 सेकंड का भाषण, लगभग 29 आधे घंटे का भाषण कह लीजिए इस भाषण में, और अगर गौर से पूरे भाषण को सुनिए तो एक एक बात, चाहे PMO के अंदर चल क्या रहा है वो भी यहाँ तक प्रियंका गांधी ने कह दिया। हालांकि थोड़ा नागवार ऐसी बातें गुजर रही थीं आसंदी पर बैठे हुए लोकसभा अध्यक्ष को, लेकिन फिर भी प्रियंका गांधी ने अपनी बात बहुत चतुराई से रख दी। इस पर जरा अंदर क्या कुछ चल रहा था, जरा आपसे जरा और समझना चाहता हूं, आंखों देखी सुनना चाहता हूं। राजीव जी, बहुत बड़ा झटका महसूस किया गया जब प्रियंका ने यह कहा कि उन्होंने यही कहा कि नेहरू पे बात कर लीजिए, उस चैप्टर को खत्म कर दीजिए और फिर हम बात करेंगे बेरोजगारी पे, महंगाई पे और PMO पर, एक मंत्री पर, उन चीजों पर कि वहां क्या हो रहा है। तो अचानक वहां सन्नाटा हो गया। फिर उसके बाद सारे लोग विरोध करने लगे उनका। देखिए, प्रियंका ने आज बीजेपी को उसी की भाषा में जवाब दिया। बीजेपी बहुत इस शब्द का इस्तेमाल करती है कि कांग्रेस ने पाप किए। आज प्रियंका ने कहा कि आप ये पाप कर रहे हैं। तो प्रियंका जो है वो बीजेपी को उसी की स्टाइल में जवाब देती हैं और इससे बीजेपी वाले जो है वो बहुत परेशान हो जाते हैं। आज देखिए, एक बड़ी मजेदार बात रही कि सत्ता पक्ष के लोग, जितने लोग वंदे मातरम पे बोल रहे थे, वो सब ये कह रहे थे कि वंदे मातरम जन जन तक पहुंचा। वो जन जन तक पहुंचा कैसे, तो उसके लिए नाम बता रहे थे कि इन लोगों ने पहुंचाया, और वो सारे नाम कांग्रेस के नेताओं के थे। उनमें एक भी नाम जनसंघ के RSS के नेता का नहीं था। लेकिन बस एक चतुराई वो जरूर करते थे कि गांधी का लेते थे, सुभाष चंद्र बोस का लेते थे, सरदार पटेल का लेते थे, नेहरू का सबका लेते थे और अब नेहरू का डिलीट कर देते जी जी। तो आज प्रियंका ने यही कहा कि नेहरू अगर इतनी बड़ी समस्या है तो कर लो, उन पे बात खत्म करो। लेकिन खैर, देखिए राजीव जी, असली चर्चा तो कल होगी। और प्रियंका ने आज ये कहा कि कल SIR पे सुनिएगा, और आपने ठीक कहा कि कल राहुल बोलेंगे। और वो बड़ा होगा कि जब राहुल बोलेंगे तो क्या प्रधानमंत्री उसको सुनेंगे? कल राज्य होगी तो उसके साथ अमित शाह करेंगे वंदे मातरम पे कि लोकसभा में कौन कौन बोले। हो सकता है कि प्रधानमंत्री बाद में बोले SIR पे, लास्ट में जवाब दें, या अमित शाह ही जवाब देने आए। लेकिन राहुल बोलेंगे, ये पक्का हो गया है SIR के ऊपर। और राहुल जब SIR पे बोलेंगे तो बहुत सारी चीजें निकलेंगी। तो असली जो खेल है वो कल होने वाला है। बीजेपी ने आज जो है वंदे मातरम पर चर्चा इसीलिए रखी थी कि कांग्रेस जो है डिफेंसिव हो जाए, कांग्रेस पीछे हट जाए, मगर हो उल्टा गया। आज प्रियंका गांधी ने बीजेपी को डिफेंसिव बना दिया जी। राजीव जी, आधे घंटे के भाषण में आपने सही बताया, वो 28 मिनट का और कुछ सेकंड का जितना भी था, प्रधानमंत्री का 1 घंटे ज्यादा था। एक बात का जवाब प्रियंका गांधी के, किसी सवाल का जवाब सत्ता पक्ष के पास नहीं था। जो जो बात बोलते थे प्रियंका उसका जवाब देती थी, और प्रियंका उनसे न डर रही थी न पीछे हट रही थी, उनके बातों का स्वागत कर रही थी। बोलिए आप, और मैं जवाब दूंगी, मैं उदाहरण दूंगी। तो अध्यक्ष जी कहते थे रहने दीजिए, मत दीजिए, आप खाली इस पे बोलिए। तो प्रियंका पूरी तैयारी के साथ आई थी और उन्होंने सारी बातें बताई हैं। जी। कल राहुल का दिन होगा और देखेंगे हम कि कल सत्ता पक्ष SIR पे कैसे उनका मुकाबला करता है, क्या बोलता है। जी जी बिल्कुल।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सत्ता पक्ष की बात। और कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और चुनाव सुधार पे बात होगी तो बहुत सारी बातें होंगी। कल शाम को जब हम लोग चर्चा करेंगे तो शायद बहुत ही गहमा गहमी वाले दिन पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज जो कुछ हुआ इसमें इतिहास के पन्नों को पलटने की कोशिश जब भी होती है और खासकर नरेंद्र मोदी करते हैं तो आखिर क्यों फंस जाते हैं। जरा फिर से आना चाहता हूँ डॉक्टर साहब आपके पास, आखिर फंसते क्यों हैं नरेंद्र मोदी? क्या यहाँ चलिए ठीक है, मुझे मेरे पास ज्ञान की कमी है, लेकिन अगर मैं प्रधानमंत्री हूँ तो मेरे इर्द गिर्द तो बहुत लोग हैं जो सही जानकारियां दे सकते हैं, लेकिन गलत जानकारियों के साथ क्यों आ जाते हैं नरेंद्र मोदी? एक नहीं सैकड़ों जानकारियां ऐसी हैं जो तथ्यात्मक रूप से गलत हैं, अपुष्ट हैं। देखिए डॉक्टर साहब, इसकी एक वजह तो यही है कि वे किसी हीनता ग्रंथि का बहुत गहरे तक शिकार है कि उनके वैचारिक पुरखों का, उनके पितृ संगठन का स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं था। इसलिए वे आधी अधूरी जानकारियां लेकर कांग्रेस को या आजादी के महानायकों को कलुषित करना चाहते हैं। जितने प्रतीक हैं डॉक्टर साहब, आजादी की लड़ाई के जितने प्रतीक हैं, चाहे वो तिरंगा झंडा हो, वंदे मातरम हो, जनगण मन हो, उसके नायक महानायक हो, सबको लेकर इसी तरह का विकृत इतिहास परोसते रहते हैं। अभी अमलेंदु जी ने कहा कि तिरंगा लेकर लोग गोली खाते थे आजादी की लड़ाई में। डॉक्टर साहब, बंगाल नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्य में है, उनका सीधा निशाना बंगाल है क्योंकि चुनाव पास है। लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि वंदे मातरम और आजादी की लड़ाई में बंगाल की जो भूमिका है, वहां जो भावना है इसको लेकर, उसका पासंग भी आरएसएस के पास कभी नहीं रहा। एक व्यक्ति के बारे में जानकारी साझा करते हैं। बंगाल की बूढ़ी गांधी कहलाने वाली मातंगनी हाजरा, बंगाल में मिदनापुर जिले में तामलुक कस्बा है डॉक्टर साहब। 1932-33 के बाद वंदे मातरम वहां घर घर गाया जाने लगा था, सड़कों पर रोज जुलूस निकलते। मातंगनी हाजरा, उन्होंने भी सुना और आंदोलन में शामिल हो गई और पूरे जीवन उसकी लड़ाई लड़ी, स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए, गांधी की सच्ची अनुयायी थी। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो मिदनापुर, तामलुक, इस पूरे इलाके में कई हिंसक प्रदर्शन भी हुए। अंग्रेज पुलिस ने गोलियां चलाई, प्रदर्शनकारी मारे गए। ऐसे ही एक जुलूस के बाद, जिसमें पुलिस की गोली से कुछ लोग मरे थे, एक और जुलूस निकला संभवतः 29 सितंबर 1942 को। मातंगनी हाजरा उस दिन 71 साल की हो चुकी थी। जुलूस का नेतृत्व करते हुए वहां पर एक बाजार था, कृष्ण बाजार तामलुक में, वहां पहुंची, चबूतरे पर तिरंगा लेकर खड़ी हो गई। पुलिस ने, अंग्रेजों की पुलिस ने सामने से गोलियां चलाई। पहली गोली उनके दाएं हाथ में लगी जिसमें वे तिरंगा थामे। गोली लगने के बाद तिरंगा उन्होंने दाएं हाथ से बाएं हाथ में लिया। अगली गोली बाएं हाथ में लगी। उसके बाद तब तक वे थामे रही तिरंगे को जब तक तीसरी गोली उनके माथे में नहीं लगी। अपनी आखिरी सांस तक बंगाल की उस बूढ़ी गांधी मातंगनी हाजरा ने तिरंगा नहीं छोड़ा और वंदे मातरम भी उनकी जुबान पर आखिरी क्षण तक बना रहा। उस वंदे मातरम पर अगर नरेंद्र मोदी कांग्रेस को या गांधी नेहरू को कटघरे में खड़ा करना चाहेंगे तो उसका कोई प्रतिसाद उन्हें बंगाल में नहीं मिलेगा। इसके जरिए वे हिंदू मुस्लिम राजनीति साधना चाहते हैं। ये बताना चाहते हैं कि मुसलमानों को तुष्ट करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए गीत को छोटा किया गया, तो इसमें भी वे नाकामयाब रहेंगे। जैसा कि हम सब शुरू से बात कर रहे हैं, उस गीत की पंक्तियां उतनी ही रखने के लिए गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य नरेंद्र देव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, फिर तो ये सारे लोग कटघरे में खड़े हो जाएंगे, ये सारे लोग गुनहगार होंगे। इसलिए आज ममता बनर्जी ने जो कमेंट किया उसमें राजा राम मोहन राय तक का नाम किया।
यानी बंगाली अस्मिता के सवाल पर आप बंगाल के लोगों को कटघरे में खड़ा करेंगे, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर अगर कीचड़ उछालेंगे तो इससे आपको फायदा नहीं होगा, भारी नुकसान हो सकता है। और अंतिम बात यही है कि नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी समय के सवालों का जवाब देने की स्थिति में नहीं है। उनके पास न जनता के सवालों के जवाब हैं, उनके पास न प्रतिपक्ष के सवालों के जवाब हैं, न उनके पास जो थोड़ा सा बचा रह गया मीडिया है उसके सवालों के जवाब हैं। इसलिए वे इतिहास की राख को कुरेदते रहते हैं, पर वे भूल जाते हैं कि उसकी राख उनके ही चेहरे पर आकर जम जाती है और उनका चेहरा बेहद विद्रुप दिखाई देने लगता है। उनकी इतिहास में की गई भूलें नेहरू से बड़ी भूलें हैं और दरअसल में वे अपराध हैं, क्योंकि आपने स्वतंत्रता संग्राम के साथ विश्वासघात किया था, जो कि अखिलेश यादव ने सदन में कहा कि आपने विश्वासघात किया था। तो आज नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर अपने ही पितृ परिवार को, अपने ही तथाकथित नायकों को देश के सामने उघाड़ दिया है। दूसरे की जंघा को उघाड़ने की कोशिश में आप निर्वस्त्र खड़े हैं और ये देश देख रहा है कि राजा नंगा है। जी राजीव जी जी जी, बहुत कड़वा है लेकिन सच है और ये बात समझनी पड़ेगी सत्ता पक्ष को, और ख़ासकर जब आप सत्ता में हैं और एक लंबा वक्त गुजर चुका है, 11 साल का वक्त कम नहीं होता, 12वें साल में हैं आप, और उसके बाद भी कुछ ऐसे तथ्यों को सामने लाने की कोशिश जिससे विपक्ष को घेरा जाए, लेकिन उससे ज़्यादा ये बात सामने आती है कि पहले से ये पता चल जाता है। और जैसे प्रियंका गांधी कह रही थी कि आप चुनाव से चुनाव तक हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि हम देश के लिए हैं, हम चुनाव लड़ें, जीतें, हारें, ये सेकेंडरी है, लेकिन देश हमारे लिए सर्वोपरि है। लेकिन आपके लिए चुनाव है, चुनाव से चुनाव तक हैं आप, यानी एक चुनाव से दूसरे चुनाव, बस आपको यही दिखाई देता है, देश नहीं। बहुत ही शानदार भाषण था प्रियंका गांधी का। अगर आप लोगों ने नहीं सुना हो तो ज़रूर अपने इसी चैनल पर है दोस्तों, आप सुन सकते हैं प्रियंका गांधी के भाषण के उस पूरे हिस्से को। लेकिन आना चाहता हूँ प्रशांत जी आपके पास जल्दी से। प्रशांत जी, क्या इसका बेनिफिट, जिस बेनिफिट की बात मानी जा रही है, 2016 का चुनाव सुभाष चंद्र बोस, 2021 का चुनाव गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर और 2026 का चुनाव बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय, जो बंकिम दा या बंकिम दास कह रहे थे, कोई दा कह रहा था, कोई दास कह रहा था। जब आप इतना बड़ा, अगर आप डिबेट करवा रहे हैं तो आपको ये नहीं पता कि बंकिम दास थे या चंद्र थे या दा हैं। दुर्भाग्य है। और वो भी आप उस जगह पे संसद के अंदर बैठ के खड़े होकर आप बात कर रहे हैं, कम से कम थोड़ा तो पढ़ के आते। प्रशांत जी, बेनिफिट है, फायदा होगा, या माहौल बनाने, बाकी तो वोट चोरी हो जाएगी, माहौल बना लेंगे? अनम्यूट कीजिए प्लीज। बंगाल की अस्मिता को अगर आप छेड़ेंगे तो फिर डिबेट आपके हाथ से निकल जाएगी, मुद्दा आपके हाथ से निकल जाएगा। बंगाल की अस्मिता को अगर आप छेड़ेंगे तो फिर ममता बनर्जी का उसमें नेचुरल क्लेम है, उनका पहला अधिकार है। आप हिंदी भाषी हैं, आप वहां पे आउटसाइडर हैं, तो मोदी और अमित शाह और जेपी नड्डा वहां पे बंगाल में जिनको बाबाओं को भेजा है वो भी हिंदी भाषी बाबा लोग हैं। तो आप बंगाल की अस्मिता को छेड़कर बंगाल को ममता बनर्जी से चुनाव नहीं लड़ सकते आप, और जीत नहीं सकते। आप इसी तरीके से मान लीजिए कि झारखंड को आप आदिवासी अस्मिता को छेड़कर क्या आप हेमंत सोरेन से चुनाव जीत सकते हैं? क्या मराठी अस्मिता को छेड़कर आप उद्धव ठाकरे से चुनाव जीत सकते हैं? तो आप गलत रास्ते पर चले गए हैं और उल्टा आपको आज संसद में सुनाई दे गया। लेकिन राजीव जी, उससे भी महत्वपूर्ण बात जो आज प्रियंका गांधी ने की है
जो चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में है और उस पर बहुत बातें हो रही हैं, मैं जहां जा रहा हूं लोग मुझसे पूछ रहे हैं और बहुत तरीके की बातें आ रही हैं कि ये इस्तीफे क्यों हुए प्रसार भारती के चेयरमैन का, रमनीश सहगल का। अचानक ये हितेश जैन का इस्तीफा क्यों हो गया लॉ कमीशन से, ये हिरेन जोशी के बारे में क्या बातें हैं, इनका इस्तीफा हुआ था, चले गए थे, 24 नवंबर से व्हाट्सएप से गायब थे, फिर वापस आ गए कि नहीं आ गए पता नहीं। जो नरेंद्र मोदी का मीडिया मैनेजमेंट देखते, पूरा गोदी मीडिया संभालते अकेले। तो ये जो करप्शन है, भ्रष्टाचार का आरोप है, जो सत्ता के गलियारों में, राजनीतिक गलियारों में घूम रहा है, उसको आज प्रियंका गांधी संसद के अंदर ले गई। अब सीधा पीएमओ पे पहुंच गया ये भ्रष्टाचार। भले ही वो पुतिन की यात्रा की वजह से और पार्लियामेंट चल रहा है उसकी वजह से उसको ढका पोता गया है, लेकिन राजीव जी उसकी बहुत चर्चा है और किसी बेटिंग ऐप की चर्चा हो रही है। तो उसको पवन खेड़ा ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा और जिसकी चर्चा वो महादेव बेटिंग ऐप है। कुछ हजारों करोड़ रुपए की बातें हो रही हैं। तो ये है क्या, इसकी जांच होनी चाहिए। विपक्ष को इसकी जांच की मांग संसद में करनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ा मामला है कि प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर ये चल रहा था, जिसकी चर्चा है, जो आज संसद के रिकॉर्ड में आ गया, पीएमओ का नाम आ गया। और प्रधानमंत्री जो दुनिया भर का दावा करते हैं कि मैं ड्रोन से निगाह रखता हूं सब पे, क्या माना जाए कि प्रधानमंत्री 24/7 24 घंटे जिनके टच में है, सबसे करीबी व्यक्ति प्रधानमंत्री का, कि मीडिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको प्रधानमंत्री से कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, वो कॉल कर सकता है। क्या प्रधानमंत्री कॉल उसके पास आते हैं कि ये फोटो है पुतिन के साथ, ये मीडिया में जाना है, ये फोटो ट्रंप के साथ, ये मीडिया में जाना है। ऐसा व्यक्ति की कुछ गतिविधियां थी आपको पता नहीं है, ये संभव नहीं है। प्रधानमंत्री के पास आईबी होती है, प्रधानमंत्री के पास पूरा गुप्तचर का नेटवर्क होता है जो उनको अलग से रिपोर्ट करता है। क्या ये अमित शाह के संज्ञान में आया तो अमित शाह ने प्रधानमंत्री को नहीं बताया होगा? तो उस पर जांच क्यों नहीं हुई? इस्तीफे हो गए लेकिन जांच नहीं हुई। जिसका कार्यकाल 1 साल का बचा था प्रसार भारती के चेयरमैन का, उसका इस्तीफा क्यों से कैसे हो गया? ये बड़े सवाल हैं और इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय तक ये रास्ता जा रहा है। ये तो एक टिप ऑफ आइसबर्ग है जो कि निकल आया बाहर, न जाने क्या क्या होगा। लोग तो इंडिगो के बारे में भी कह रहे हैं। तो आज जो पार्लियामेंट में प्रियंका गांधी पीएमओ के अंदर भ्रष्टाचार को ले गई हैं, इस पे जांच की मांग होनी चाहिए पार्लियामेंट में। जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पीएमओ में जांच की मांग होनी चाहिए। यानी बात जब निकलती है तो दूर तलक जाती है और वो प्रियंका गांधी ने उस मौके का फ़ायदा उठाया और उन्होंने वो सवाल भी वहाँ दाग दिए। लेकिन आना चाहता हूँ जल्दी से अब क्लोजिंग कमेंट के लिए सुनील शुक्ला जी आपके पास। सुनील जी, ओवरऑल क्या यहाँ सरकार फंसी हुई है, चाहे वंदे मातरम की बात हो या कल SIR पे चर्चा होगी, चुनाव सुधार नाम है? सरकार के पास कोई जवाब ही नहीं है। आप ये जो बार बार कोशिश की जाती है कि इतिहास के नाम पर आप कांग्रेस को घेर लेंगे, कैसे संभव है?